हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे आपके इंडियन नेवी एमआर के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर, एक फुल प्रैक्टिस पेपर। देखिए, इंडियन नेवी एमआर का पेपर दो सेक्शन में डिवाइड रहता है। सेक्शन 1 में सामान्य ज्ञान से टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी होता है। और सेक्शन सेकेंड में मैथ और साइंस से टोटल आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन 50 रहता है, जिसके लिए टाइम आपको 30 मिनट का मिलता है एग्जाम में। पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो जो हमने इस वीडियो में पेपर करवाया, इसका भी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में है। टारगेट आपको एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी स्टेट से हो, एटलीस्ट 40 का रखना है, तभी काम बनेगा। आप 40 का टारगेट रखोगे, 30 तक, 35 तक या 25 28 तक जाओगे और आपकी स्टेट की कट ऑफ अगर 20-22 गई तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो हमेशा टारगेट 40 प्लस का रखिए कि हमें 40 करके आना ही आना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नेवी एमआर की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, ये पहला प्रैक्टिस पेपर है जो 2024 के लिए मैंने बनाया है और यूट्यूब पे मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे बेहतर प्रैक्टिस सेट मैं टोटल ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर 20 बनाऊंगा और वो 20 पेपर मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पे ही आपके 20 प्रैक्टिस पेपर आएंगे एग्जाम से पहले। वो 20 प्रैक्टिस पेपर आप लगाएंगे तो आपका स्कोर बूस्ट होगा। एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करना वो भी पता चलेगा। और इसके अलावा उन प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी आएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे 20 के 20 प्रैक्टिस सेट मैं खुद ही बनाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे ही पेपर रेडी हो जाएंगे मैं ऐप पे लॉन्च कर दूंगा। बाकी ऐप पे कुछ फ्री टेस्ट भी लगवाऊंगा नेवी एमआर के लिए। जैसे अभी यूट्यूब पे ये वाला पेपर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, 40 45 50 मिनट तक चला जाएगा, लेकिन आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन एक टेस्ट देना पड़ेगा, जैसा आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो वो हमारी ऐप पे करेंगे। चलिए अभी इस पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जीके का है। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन जीके के हैं, फिर आपके 13 क्वेश्चन साइंस के हैं और लास्ट में 12 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में पहले मैथ आएगा और फिर साइंस आएगा, फिर लास्ट में 25 जीके आएगा। तो सबसे पहले आपको जीके वाला सेक्शन ही अटेम्प्ट करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। हु इज़ द वुमेन हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवेकिंग इंडियन वुमन टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड इज ऑल्सो नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया। 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी आपके एग्जाम में स्टेज 1 में। तो इस टेस्ट में भी 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो सही से आपका 1 नंबर कट जाएगा और 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर आप कमेंट करेंगे। राइट आंसर टिक करिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। अब थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी भी दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर 50 से 60 मिनट हो सकता है लग जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझेंगे, एग्जाम में 30 मिनट में फोड़ के आएंगे। सरोजनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इन्हें ही भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, किस डेट को मनाता है ये पूछा गया। बांग्लादेश सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तीसरा क्वेश्चन है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मैप्स कॉल्ड। राइट आंसर टिक करिए। नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कार्टोग्राफी, वही इसका राइट आंसर होगा। मानचित्र निर्माण या फिर अध्ययन की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। एक ऑप्शन है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है लेखन कला का अध्ययन, मतलब लेखन कला का अध्ययन कैलीग्राफी के अंदर करते हैं। जियोग्राफी के बारे में आपको पता ही है कि पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन जियोग्राफी में करते हैं। जियोलॉजी
ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों एवं उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप याद रखिएगा, कैलीग्राफी, जियोग्राफी और जियोलॉजी भी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर दियर बॉर्डर्स विथ नेपाल? बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 राज्यों से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन पांचों राज्यों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान से जुड़े राज्य और यूनियन टेरिटरीज कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन से जुड़े राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से जुड़े राज्य देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से जुड़े राज्य देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से जुड़े राज्य देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो क्वेश्चन में था कि नेपाल से जुड़े राज्य आपको बताने, तो नेपाल से पूछा गया है 5, तो इससे भी तो पूछा जा सकता, पाकिस्तान से, चीन से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ असम? बताओ फिफ्थ का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें से जो सतत्रिया नृत्य है ये असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है, तो 5 का सी नंबर राइट आंसर होगा। नृत्य देख लीजिए, एक साइड नृत्य लिखे हैं, एक साइड राज्य लिखे हैं। ये है कथक नृत्य, ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। छऊ ये लोक नृत्य है और ये झारखंड, बंगाल और ओडिशा का लोक नृत्य है। देखिए, सतृतीया नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य है और असम का है। बिहू ये लोक नृत्य है और असम का है। ये 4 मैंने क्यों लिखे? क्योंकि यही आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के बाकी के तीनों भी ये आप याद रखिए। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? टिक करिए फटाक से राइट आंसर। जीके वाले सेक्शन को आप बहुत जल्दी करेंगे, अगर 15 मिनट में आप एग्जाम में ख़त्म कर लेंगे तो जो 15 मिनट बचेगा उसमें से आप साइंस और मैथ को टाइम दे पाएंगे, तभी आपका स्कोर थोड़ा बाकियों से ज़्यादा आ पाएगा। राइट आंसर ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, राइट आंसर इसका बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बराक ओबामा की ये बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के लेखक बराक ओबामा हैं। इस पुस्तक में उनके शुरुआती घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। बाकी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला, टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप। तो इनकी भी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला की जो पुस्तक है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी आत्मकथा है। टोनी ब्लेयर की देख लीजिए, एक तो सोशलिज्म है, दूसरी है न्यू ब्रिटेन, माई विजन ऑफ अ यंग कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप की क्रिपल्ड अमेरिका, और एक है ट्रंप हाउ टू गेट रिच। ये 2 बुक है डोनाल्ड ट्रंप की, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद कर लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा डे से, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर? कुछ क्वेश्चन तो आपको टफ मिलेंगे, ये टफ है, बताइए जवाब। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जी शंकर कुरूप, ये आपके पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। 1982 तक यह पुरस्कार किसी लेखक की एकल कृति पर प्रदान किया जाता था, लेकिन बाद में यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा।
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता है वो इस पुरस्कार के लिए योग्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इससे क्वेश्चन बनता है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को? बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर। फटाक से टिक करिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पेरिस शहर में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की यह एक विशेष एजेंसी है। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 आपके सहयोगी सदस्य देश हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट? फटाफट टिक कर दीजिए राइट आंसर 10th का। ए नंबर राइट आंसर होगा। सबसे पहला सैटेलाइट भारत ने 1975 ईस्वी में लॉन्च किया था। कौन सा था वो? 19 अप्रैल 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था भारत ने। पहला जो सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियोस ठीक लगती हैं, सही लगती हैं और सच में आपको नेवी में जाना है, आपको नेवी की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। 2-4-10 वीडियोस देखने से सिलेक्शन तो नहीं होता है। तो ये नेवी का हमने अंकित बैच लॉन्च किया है आपके लिए 2024 के लिए। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है। आप किसी भी टाइम इस बैच को बाई करके दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे दे के आप इसकी जो वीडियोस है, इसमें जो और कंटेंट दिया वो तैयार कर सकते हैं। इस बैच में कंटेंट क्या देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट्स की जीके, साइंस और मैथ की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। मैंने नहीं करवाई हैं, वाइट बोर्ड पे अलग अलग टीचर्स ने करवाई हैं। बेसिक से आपको मैथ, जीके और साइंस पूरा करवाया गया है। 2024 के लिए हमने नेवी की अंकित बुक बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कम से कम 30 नंबर आपको एग्जाम में दिलाएगी। ये बुक आप सभी के लिए आने वाली है जल्दी। बाकी अभी जिनके पास बैच है, बैच में हमने ये बुक का PDF ऐड कर दिया है। मंथली करंट अफेयर भी आपको इस बैच में दी गई है। नेवी मार्क के लिए 2023 में PDF बनाई थी, वो भी ऑप्शनल पे डाल दिया। आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नेवी मार्क के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में मिल जाएगी। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप इस बैच को ज्वाइन करिए। 699 रुपये का ये बैच है, वैसे तो 999 का है। जब वहाँ जाएंगे तो एक कोड दिखेगा, उस पर टच करिएगा तो आपको 699 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। इस बैच में जो कंटेंट हमने लिखा है वो है या नहीं है, उसकी एक वीडियो बनाई है और पूरा बैच का कंटेंट दिखाया हुआ है। जैसे नेवी की जो अंकित बुक है, जो आपको कम से कम 30 नंबर दिलाएगी 50 में से, तो उसका PDF कैसा है, क्या किस तरीके से हमने इस बार कंटेंट लिखा है, वो भी हमने उस वीडियो में दिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जाइए वीडियो देखिए, पूरा समझिए, इसके बाद बैच को ज्वाइन करिए। बाकी बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक है, उसी ऐप के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप पेमेंट करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, 6 महीने की वैलिडिटी है। आराम से पढ़िए इसको और तैयार करिए। 11th नंबर क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्रॉम वेयर मंगलयान लॉन्च्ड? बताओ। राइट आंसर इसका बी नंबर होगा। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखिए, मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM या मंगलयान जिसे कहते हैं, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSL CV-25 के माध्यम से किया गया, जो मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज इंडियाज फर्स्ट डिजाइंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल?
इसका जवाब तो दे ही लोगे, अभी अंकित प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन करवाया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी मिसाइल है जो सतह से सतह पे मार करती है। सी नंबर राइट आंसर होगा। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है जो 6 जुलाई 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए उद्देश्य के साथ समन्वित निर्देशात्मक प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जिसे आईजीएमडीपी कहते हैं, उसकी शुरुआत करी थी। आईजीएमडीपी द्वारा देश में ही विकसित सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी थी। भारत की दूसरी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अग्नि है, जिसकी मारक क्षमता पृथ्वी से ज़्यादा है। जो पृथ्वी मिसाइल है ये पहली थी, इसके बाद आपकी जो दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल बनी वो अग्नि है। अग्नि की जो मारक क्षमता है वो पृथ्वी से ज़्यादा है। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग इज कॉल्ड, बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है वो रिंग कहलाता है ना। बॉक्सिंग खेल मुक्केबाजी का क्षेत्र रिंग कहलाता है। मैरी कॉम 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन हैं। मैरी कॉम, इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। मैरी कॉम का, इन्होंने 2010 के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था। 2014 के जो एशियाई खेल हुए उसमें स्वर्ण पदक जीता, और 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, भाग्यश्री थिप्सी का संबंध किस खेल से है। भाग्यश्री थिप्सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बताओ राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शतरंज से संबंधित है। आपसे ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है, समझ रहे हैं, बताओ। 15th नंबर, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ पर फहराया जाता है। वेयर इज द इंडियन फ्लैग होस्टेड एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताओ कहाँ पे किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पे भारत का ध्वज फहराया जाता है, ये लाल किले पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। इंडिया गेट तो नहीं क्लिक कर दिया आपने, बी तो नहीं सही कर दिया, सी होगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नीलगिरी पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी हिल्स आर नोन एज, बताओ। राइट आंसर नीला पर्वत के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन सी है। द फर्स्ट इंडियन डिसेबल्ड पर्सन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट इज, बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर राइट आंसर होगा। पहली दिव्यांग जो हैं वो है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणिमा सिन्हा भारतीय महिला पर्वतारोही की सूची में 2013 में एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली अपंग या फिर दिव्यांग महिला है। 2015 में उन्हें इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 18th नंबर क्वेश्चन है, एमएमयू का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एमएमयू। 3 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आएंगे। पेपर का लेवल टफ बनाया गया तो 2 फुल फॉर्म, वरना 3 तो फिक्स है। राइट आंसर बताइए। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैश मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज कैश मेमोरी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्रकार की कैश मेमोरी ही होती है। कैश मेमोरी एक प्रकार से रैम ही होती है जिसमें बार बार प्रयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। लेकिन कैश मेमोरी का प्रयोग डेटा प्रोसेस की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, ईमेल का गठन किसने किया। हु क्रिएटेड ईमेल, जवाब दीजिए फटाक से। ईमेल का गठन किया रे टॉमलिंसन ने, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रे टॉमलिंसन राइट आंसर होगा। ईमेल का गठन रे टॉमलिंसन ने किया। उन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार अर्पानेट प्रणाली पर 2 कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजा था।
वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली है। एग्जाम में पूछा जाता है WWW के आविष्कारक कौन है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं और फेसबुक के संस्थापक यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग है। ये लास्ट वाला पॉइंट इसलिए है क्योंकि ऑप्शन में आपका मार्क जुकरबर्ग है और बस टिम बर्नर्स ली नहीं था। तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, बाकी WW इंपॉर्टेंट है इसलिए रख दिया हमने। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पढ़िए, फटाक से आंसर दीजिए, आसान है, आ जाएगा। देखिए, वाहनों की तेज आवाज़, ये आपका जल प्रदूषण कैसे हो सकता है। आवाज़ मतलब साउंड पॉल्यूशन, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योगों से तेल रिसाव आदि है, जबकि वाहनों की तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है ना कि जल प्रदूषण। 22 नंबर देखिए, लेक किस देश की मुद्रा है। लेक इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। फिक्स है एक क्वेश्चन आपका, करेंसी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सॉलिड नंबर है। राइट आंसर बताइए। लेक आपकी अल्बानिया की करेंसी है, अल्बानिया देश की करेंसी है लेक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 नंबर, एक क्वेश्चन आपका राजधानी से भी आएगा। वियना की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। वियना इज़ द नेशनल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी। वियना किस देश की राष्ट्रीय राजधानी है बताइए। वियना आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका जवाब आ गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा स्टेट। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी टू मीडियम बनाया गया तभी आपके एग्ज़ाम में राज्यपाल या फिर नए जो CM है वो पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा। चलो इसका जवाब बताइए। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये आपके त्रिपुरा राज्य के नए गवर्नर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के होने चाहिए, 3 पूछे जाएंगे। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन ये कहाँ किया गया। वेयर वॉज द इंडियन नेवीज मल्टी नेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 ऑर्गेनाइज्ड। बताओ ऑप्शन देख के। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा, विशाखापट्टनम में किया गया। ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिलहाल तो इस सेट में हमने 2 क्वेश्चन रखे करंट अफेयर के, लेकिन 3 पूछे जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। अब हमारी साइंस स्टार्ट होगी। कमेंट बॉक्स में आप जीके में कितना स्कोर आया, साइंस में कितना है और मैथ में कितना है अलग अलग बताइएगा। मतलब लिख के एक साथ लिखना, लेकिन अलग अलग स्कोर लिखना। फिर टोटल लिख देना आपके 50 में कितना आया। तो देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ पावर इन इन इंडस्ट्री इज। 26 का राइट आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, लेकिन इंडस्ट्री में, उद्योग में शक्ति का मात्रक शक्ति यूज़ करते हैं, हार्स पावर। अब वाट में और हार्स पावर में संबंध भी होता है। देखिए समझिए, भौतिकी में शक्ति या फिर विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की अवस्था होती है या ऊर्जा व्यय होती है, उसे शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T मतलब कार्य बटे समय होता है। P की इकाई मतलब शक्ति का जो इकाई होता है कार्य बटे समय से जूल पर सेकंड होता है और इसे वाट भी कहते हैं। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। अब वाट इसका मात्रक होता है, तो एक अश्व शक्ति एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। मात्रक जूल पर सेकेंड ही होता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर के ऊपर अपने सर पर रखता है। समान ताप पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना बताइए। अ पोर्टर पिक्स अप अ 20 kg लोड फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसेस इट ऑन हिज हेड 2 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लोड। देखिए, अभी जस्ट पिछला जो प्रैक्टिस सेट करवाया है साइंस का, उसी में क्वेश्चन था। सबसे पहले आप जब भी कोई न्यूमेरिकल है तो वैल्यू लिखिए। m बराबर दे रखा है आपके पास 20 kg,
20 kg। ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है, h बराबर 2 मीटर। समान द्वारा उस पर किया गया कार्य मतलब u बराबर निकालना है। g की वैल्यू आपके पास 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दे रखी है। देखिए, जो किया गया कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा द्वारा वो W बराबर U बराबर mgh होगा। m की वैल्यू यहाँ पे 20 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 2 है। अगर इसका आप गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 400 जूल यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, शायद ये नहीं करवाया, करवाया इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन शायद वैल्यू थोड़ा चेंज थी जो कल मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया है। तो ऑप्शन नंबर 27 का सी राइट आंसर होगा। 400 जूल निकल के आ जाएगा W बराबर mgh से। 28 नंबर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है? 28 का राइट आंसर बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर यांत्रिक ऊर्जा में आप गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा निकल आएगा। एक फॉर्मूला आपको वीडियो में बताया था अंकित प्रैक्टिस सेट में, अभी बताता हूँ। देखिए, भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित जो स्थितिज ऊर्जा है तथा गतिज ऊर्जा है, इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या फिर उसकी स्थिति के से संबंधित होती है। तो फॉर्मूला आपको ये बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन में लिखा है ये जो गतिज ऊर्जा है इसको इधर कर दिया गया है, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा लिखा है, तो बराबर में क्या बचेगा? स्थितिज ऊर्जा। तो यही आपको क्वेश्चन में था, है ना। 29 का राइट आंसर बताइए। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? द फेमस लॉज ऑफ मोशन वॉज गिवन बाय। राइट आंसर बी नंबर, गति के जो नियम हैं वो दिए थे न्यूटन ने। बी नंबर, न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए जो इस प्रकार है। पहला जो गति का नियम है न्यूटन का, उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरे को बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम, और तीसरा जो है आपका एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम को। तो ये तीनों नियम याद रखिए। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चाल, दूरी और समय का सही संबंध बताइए। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इज। बताओ। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल मतलब स्पीड s, दूरी मतलब d, समय मतलब t। तो s बराबर d/t कहीं लिखा हुआ है? बी नंबर में लिखा हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझिए। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, s बराबर d/t। चाल आपकी एक अदिश राशि है, एग्जाम में पूछी जाती है, और इसका SI मात्रक मीटर/सेकंड होता है। दूरी बटे समय होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर/सेकंड इसका मात्रक हो गया। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। एटम्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग केमिकली। बताओ जल्दी से राइट आंसर। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ के अणु बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 32, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। मेटल्स एग्जिस्ट इन दियर ट्रू स्टेट इन फॉर्म। कब धातु अपनी वास्तविक स्थिति में होती है? आसान सा क्वेश्चन है, जब वो फ्री स्टेट में होती है, मुक्त स्थिति में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधातु से क्वेश्चन है कि अधातुओं में ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। बताओ। 33, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्लीय होते हैं। ध्यान से देखिए, इंग्लिश में मिस टाइपिंग है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, है ना, तो गलती से लिख गया। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिए 34 नंबर, जो सौर कुकर होता है इसके अंदर का रंग क्या होता है? वॉट इज द कलर ऑफ इनसाइड अ सोलर कुकर। आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राइट आंसर सी कर दीजिए। सौर कुकर के अंदर का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, काला होता है। क्यों होता है समझिए। सौर कुकर या फिर ओवन ऐसे उपकरण होते हैं
जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है। काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन भी होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। समझ गए? 35वां नंबर देखिए, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? वॉट इज द टेम्परेचर कॉल्ड एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे बॉइल होने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। सी नंबर राइट आंसर होगा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं। इस ताप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। तो डायरेक्ट इस पॉइंट से, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब बढ़ने से क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक आएगा। या तो उससे रिलेटेड कोई रोग पूछ लिया जाएगा कमी से, या फिर उसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल? बताओ 36 का राइट आंसर। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलनशील नहीं है वो है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखो, विटामिन सी और बी ये आपके वसा में घुलनशील नहीं है, मतलब अविलेय हैं। ये जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में। और जल में आपके बी और सी, ये जल में आपके घुलनशील होते हैं। ठीक, ए, डी, के, ये देखो ऊपर के 3 ऑप्शन थे। ठीक, 37 नंबर देखिए, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू, बताओ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है, रासायनिक नाम, वो रेटिनॉल होता है। देखो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये याद कर लो। विटामिन के रासायनिक नाम तथा कमी से प्रभाव निम्नवत हैं। इस साइड विटामिन है, ये रासायनिक नाम है, और उसकी कमी से क्या रोग होते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, ये आपने क्वेश्चन में पढ़ा। रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और नपुंसकता होता है। विटामिन ई का देख लीजिए, सॉरी विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन या फिर फ्लाक्विनोन होता है, इसका रासायनिक नाम याद कर लेना, यही पूछे जाएंगे आपका। डी, ई और के, यही लास्ट के तीनों। सी भी पूछ लिया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दोनों विटामिन ई और विटामिन के। अब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, ये रोग होता है। समझ गए? ये सब याद कर लेंगे। नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना लेना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज रिलेटेड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड? बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए। राइट आंसर किडनी है ना, किडनी में ही रक्त शुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, अब हमारी मैथ स्टार्ट होगी। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? साइंस के 13 क्वेश्चन, जीके के 25 कर लिए। आपको पता होगा आपके स्कोर क्या है। अब हम मैथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का क्या है। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 47। आसान क्वेश्चन है,
देखो ज़्यादा लैंग्वेज लिखूंगा बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। देखिए 4 अंकों की सबसे, लिख देता हूँ अच्छे से समझ आए, सबसे छोटी संख्या। कितने भी अंकों की जब छोटी संख्या पूछा जाए तो एक के बाद मतलब एक जीरो कम, जैसे 4 अंकों की पूछ रहा है तो एक के बाद 3 जीरो कम लगा दो। 5 अंकों की पूछ रहा है सबसे छोटी, तो एक के बाद 4 जीरो लगा दो। तो ये 1000 जो संख्या है, ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 47 से विभाज्य करने पर 47 से विभाज्य हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 47 से इस 1000 में आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 47 से भाग करोगे, ये 2 बार यहाँ पे जाएगा, 94 आएगा। शेष कितना बचा? 6। इधर एक जीरो ले लो, 60। अभी कितने बार जाएगा? एक बार। ये 47 करो, कितना बचा शेष? 13 बचा। 13 बच गया। अब आपको 47 में से इस 13 को घटा देना है। 47 में से 13 को घटाएंगे तो 34 आएगा। तो जो अभीष्ट संख्या हमको निकालनी है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो वो होगी 1000 प्लस 34। तो 1034, ये आपकी वो संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, जो 47 से विभाज्य हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, 1034। ऑप्शन में है, सी नंबर पे है, देख लीजिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको सरलीकरण करना है, सॉल्व करना है। अब इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए, कितना आसान है। देखिए ऊपर दिया हुआ 5 × 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5। नीचे छतरी का 18, ये 18 हो गया, प्लस लगाओ। ये 7 × 1, 7 हो जाएगा। नीचे 6 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है। 11 का ×1 11 हो जाएगा। 4 × 3 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से एक एलसीएम मिल रहा है आपको 18। 18 से डिवाइड करिए, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करिए 5 बार, 5। छतरी का 18, 7 3 21। इस 12 का कैसे जाएगा? इसका जाएगा, नहीं फिर तो गलत हो गया। अब हमको 12 से नहीं जाएगा, तो फिर 72 लेना पड़ेगा, 12×72। अब 18 से इसको डिवाइड करिए, 4 बार जाएगा, 4 को ऊपर गुणा करिए, 20 हो जाएगा। 6 से करिए, 12×72, और 12×7 = 84, यहाँ पे 84 हो जाएगा। 12×72, 6 गिरे 6 का 66, ये हो जाएगा। तो 20 और 84 कितना हो गया? 104 माइनस 66 डिवाइड बाई 72। तो 104 में 66 घटाएंगे तो ये आपका 38 बचेगा, 38/72 इतना आएगा। इसको अगर एक बार और काटोगे 2 से इसको काटो, 19 जाएगा, और ये 19 बार, और ये आपका 36 बार जाएगा। तो 19/36, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या जब पूछी जाती है तो हमें लासा निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 12, 24, 48, 60 और 96 का। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे पहले, ये 6 बार जाएगा, ये 12, 24, 30 और 48। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 6, 12, 15, 24। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 6, 12, सॉरी 3, 3, ये 6 हो जाएगा, ये 15 और ये 12। अभी फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3, 3, ये 6 है तो 3, ये 15 रहेगा और ये 6 हो जाएगा। अभी एक बार और 2 से डिवाइड होगा 12, तो इसको 6, तो 3, 3, 3, 15, इस 6 को डिवाइड करो 3। अब यहाँ से 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 3 से 1, 1, 1, 53, 15 और 1। अब 5 से कर दीजिए, 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1 और 1। ये आपका यहाँ पे इसका लासा निकल के आएगा, एलसीएम। कितना निकल के आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। गुणा करिए, 5 3 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, दूना 240, दूना 480। ये 480 आपका यहाँ पे लासा निकल के आ गया। अब आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है।
तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे छोटी संख्या पूछे कितने भी अंकों की, तो आप एक लगा के उससे एक कम जीरो लिख देंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, एक के बाद 4 जीरो 10,000। अब आपको आपको क्या करना है कि 480 से आपको ये आपको वो संख्या बतानी जो 12, 24, 48, 60 और 96 से विभाजित हो जाए। तो 480 ये हमारा इसका लासा है। अब इससे आपको ये 10,000 में डिवाइड कर देना है। देखिए 48 दूना 96 होता है, 2 जीरो लगाइए, यहाँ पे आपका 40 बचेगा, एक जीरो उतारेंगे 400 बचेगा, ये शेष आएगा, एक बार जाएगा भाग। अब ये 400 जो आया इसमें आपको क्या करना है, अभी पीछे आपने क्वेश्चन में किया 440 में 480 में 400 आपको घटा देना है, तो 80 निकल के आएगा। अब अभीष्ट संख्या निकालने के लिए, वो छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की निकालने के लिए आपको इस 10,000 में से 80 को जोड़ देना है। तो आपकी जो अभीष्ट संख्या आ जाएगी वो 10,080 आ जाएगी, और यही आपका राइट आंसर है। ये 5 अंकों की 10,080 वह छोटी छोटी संख्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होगी, शेष कुछ नहीं बचेगा। आप इसको सॉल्व करके भी, मतलब किसी भी संख्या से 12, 24, 48, 60, 96 से आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, एक भी शेष नहीं बचेगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। उधर छोटी छोटी संख्या था, इधर बड़ी से बड़ी, मतलब ये मासा का क्वेश्चन है, LCSCF का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 1250 एंड 1615 लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देखो 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पे शेष बचता है। तो 1250 में कितना शेष बचता है, 4। ये कितना हो गया, 1246। 1615 में कितना शेष बचता है, 5। तो ये हो गया 1610, यही होगा। अब आपको क्या करना है कि 1246 और 1610 का मासा निकालना है, SCF निकालना है। कैसे निकाला जाता है मासा, जो मासा आएगा वही आंसर होगा आपका। 1246 का डिवाइड कर देंगे हम 1610 में से। देखो एक बार जाएगा, 1246 लिखिए, इसको घटाएंगे 364 बचेगा। 364 से 1246 को डिवाइड करेंगे, ये 1, 2, 3 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1092। अगर घटाएंगे तो 154 बचेगा। 154 का भाग 364 में देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जा सकता है। कितना, 154 दूना 308 होता है। घटाइए 364 में 308, 56 बचेगा। 56 का डिवाइड 154 में करिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। कितना, 112। घटाइए 42, 42 का डिवाइड करिए 56 में, कितनी बार चला जाएगा, 1 बार, 42। शेष कितना बचा, 14। 14 को डिवाइड करिए 42 से, 14 से 42 डिवाइड करिए, 3 बार जाएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो कितना बचा आपका, 14। तो 1246 और 1610 का जो मासा निकल के आएगा वो 14 निकल के आएगा, और 14 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 1250 और 1615 पे आप इससे भाग करेंगे तो शेष आपका 4 व 5 बचेगा। यही आपका राइट आंसर है, 14, ऑप्शन नंबर बी 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा और इससे आसान भी नहीं आएगा। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है, तो हर महीने वह 30,000 की EMI देती है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। सीमाज L1 इनकम इज 15 लाख एवरी मंथ, 15 लाख एवरी मंथ सी पेज एन EMI ऑफ 30,000, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मंथली सैलरी गोज इनटू EMI। देखो आपसे पूछा गया है कि उसकी मासिक वेतन का कितना परसेंट, तो आपको वार्षिक वेतन से कोई मतलब नहीं है, आपको निकालना है मासिक वेतन। तो देखिए सीमा की वार्षिक जो वेतन है
वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, बहुत बढ़िया कमाती है। 30,000 रुपये EMI देती है मासिक। तो पहले हमको मासिक उसका वेतन निकालना चाहिए। तो मासिक वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 लाख को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक महीने में कितना मिलता है उसको पता चल जाएगा। 12 से डिवाइड करिए, 1,25,000 निकल के आ जाएगा। ये आपका उसका मासिक वेतन है, 1,25,000 रुपये। अब EMI वो कितनी जमा करती है, EMI जमा करती है 30,000 रुपये, राइट। इतना ही तो करती है। अब आपको प्रतिशत निकालना है कि वो कितना करती है। निकाल दीजिए, आपको मासिक वेतन तो पता ही है, 30,000 बटे 1,25,000 इंटू 100। अब काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, बाकी वैसे रख दीजिए। ऊपर 3,000 बचेगा और नीचे 125 बचेगा। अब आपको 125 में से 3,000 पे भाग देना है। देख लेते हैं, 3,000 पे भाग दीजिए। 125 दो बार जाएगा, ये 250 होगा। कितना शेष बचा, 50, और एक जीरो रख लो, 500 हो जाएगा। 125 चौको 500 होता है ना। खत्म। तो ये कितना निकल गया, 24। तो वो अपने मासिक वेतन का 24% देती है, बस 24% उसका। 1,25,000 में से 30% जा रहा है, मतलब 30,000 जा रहा है, तो 24% उसका EMI पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर देखिए। जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है, 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। जैक सेल अ ड्रेस फॉर 1450 एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रेस। आसान सा क्वेश्चन है, समझो। विक्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ है कि वह कितने में बेचता है, वो बेचता है 1440 रुपये। लाभ प्रतिशत आपको दिया हुआ है कि वह 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है कि क्या उसका कॉस्ट है, उसका प्राइस क्या है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूला होता है। तो बस विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 1440 इंटू 100, 100 प्लस 20 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 1440 इंटू 100 अपॉन नीचे जोड़िए 120 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लेके सॉल्व करिए। देखिए, इस जीरो से इस जीरो को हटा दीजिए। ये देखिए 12 का ही स्क्वायर लिखा है, तो 12 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 और बचा और ये 100 बचा, तो कितना बच गया यहाँ पे, 1,200 रुपये। तो यही आपका उसका कॉस्ट है उस पोशाक का। 1,200 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन। 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा। वॉट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन प्रिंसिपल ₹6,000 3,675 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर। आसानी से आप 3675 का एक साल में कितना 4% बना वो निकाल के 2 से गुणा कर दो, या फिर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन है आपका 3675, दर है 4% और समय है 2 साल का, इंटू 100 अपॉन में 100 हो जाएगा। देखिए, 4 एकम 4 और 25 चौको 100 होता है, तो 25 बार जाएगा। अब 25 से इसको काटिए, 36 को एक बार जाएगा, शेष बचेगा। फिर 4 बार चला जाएगा, फिर शेष बचेगा। 25 सत्ते 175, 147 आ जाएगा। तो 147 इंटू 2
कितना आ गया ये 294, यही आपका आंसर होगा। साधारण ब्याज कितना होगा 294 रुपये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। सी नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, मनोज अनुराग से दोगुना सच्चा मछुआरा है तथा दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में समाप्त करते हैं, तो अनुराग अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मनोज अनुराग से दोगुना सक्षम, अगर मनोज किसी काम को एक दिन में करता है तो अनुराग 2 दिन में करेगा। यही बात तो लिखी हुई है। सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा तो हम मानेंगे, माना मनोज काम को x दिनों में पूरा करेगा। ठीक है। अगर मनोज x दिन में करेगा तब अनुराग उसी काम को 2x दिनों में पूरा करेगा। ठीक, इतना समझ गए। अब प्रश्नानुसार देखना, मनोज एक काम को करने में x दिन ले रहा है। ठीक है, तो मनोज एक दिन में कितना काम करेगा 1/x करेगा। अनुराग एक काम को 2x दिन में कर रहा है, 2x दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/2 कर देगा, सॉरी 1/2x कर देगा। यही है ना। तो प्रश्नानुसार वही लिखा है 1/x प्लस 1/2x बराबर, ये देखिए 22 दिनों में दोनों करते हैं काम, तो 1/22 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए 2x, x डिवाइड करेंगे ऊपर 2 आएगा, 2x करेंगे 1 आएगा अपॉन 22 आएगा। इसको करिए 3/2x बराबर 1/22। देखिए इसको नीचे से ही काट दीजिए, 11 बार जाएगा, कितना बचा 3/x इक्वल 1/11। अब इनका गुणा कर दीजिए ऐसे, तो x बराबर निकल के आएगा 33। तो मनोज x दिनों में पूरा करेगा, मतलब 33 दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुराग अकेला, तो अगर मनोज 33 दिन में कर रहा है तो अनुराग 2x मतलब 33 इंटू 2 मतलब 66 डेज में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 days to 30 hours। 3 दिन देखिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे 3 इंटू 24 मतलब 72 आवर हो जाएंगे। अब आपको 3 दिन मतलब 72 घंटे का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है, तो 72/30 हो जाएगा। डिवाइड करो इसको, 6 से डिवाइड करो, ये 12 बार जाएगा, 12×72 6×5 30, 12/5 मतलब 12:5। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। 48 नंबर देखिए, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 5:8। द डिफरेंस इन दियर एज इज 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 भाइयों का अनुपात दिया है तो मानेंगे, क्या मानना है, माना भाइयों की आयु, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5:8 है तो 5x और 8x है, यही मानेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, हमें दोनों की आयु पता चल गई, क्या पता चल गई 5x और 8x, तो लिखा है दोनों की आयु में अंतर 12 है, तो प्रश्नानुसार 5x माइनस 8x बराबर 12 हो जाएगा। सॉरी, 8x में 5x घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, बड़े में ही छोटा घटाएंगे, तो 8 में 5 गया, कितना बचा 3x इक्वल 12। x बराबर 12/3, x बराबर 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आई। अब आपको बताना है कि एज कितनी है, तो 5x मतलब 5 इंटू 4 इक्वल 1 की 20 हो गई, 8x 8 इंटू 4 8 चौका 32, एक का यहाँ पे 20 और एक का 32 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समझ में आया। 49 नंबर देखिए, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर में चाल आपको बतानी है। 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड।
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। आसान सा क्वेश्चन है। ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, लंबाई बटे समय होता है। तो ट्रेन की चाल बराबर लंबाई कितनी है 110, समय कितना जा रहा है 12 सेकेंड में, तो 12। अब इसको अगर डिवाइड करोगे कितने से, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 55 और ये 6 बार जाएगा। ये काहे में निकल के आया? मीटर सेकेंड में निकल के आया, मीटर पर सेकेंड में। आंसर आपको किलोमीटर पर घंटा बताना है, तो 55 को अगर किलो पर घंटा बनाना है तो 18/5 से इसमें गुणा करना होगा। 5 से इसको डिवाइड करिए, 11 बार जाएगा। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 3 18, 3 बार जाएगा। तो 11 तिरका 33 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रेन की चाल क्या है? 33 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट का ट्रिग्नोमेट्री का है। थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो रख दीजिए कॉस स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45। अब देखिए, कॉस में 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस का ही उल्टा सेक होता है, या फिर डायरेक्ट याद भी होगा, सेक 45 का मान √2 हो जाएगा, उसी का जस्ट उल्टा, तो √2 स्क्वायर हो गया। 1/√2 मतलब 1/2, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, इससे हटेगा ये भी खत्म हो जाएगा, ये आया। इसका आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो 2 2 4 1 5, 5/2 डिवाइड कर दो तो 2.5, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये था पूरे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चंस के लेवल ठीक थे, इसीलिए इतना बड़ा वीडियो बना, क्योंकि मैथ समझानी भी थी और इसी लेवल की आएगी। इसीलिए 50 में से 17 18 12 15 22 स्टेज 1 की कट ऑफ जाती है, क्योंकि लोग जीके और साइंस ही अटेम्प्ट कर पाते 30 मिनट में, मैथ अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैथ में आपको फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे मैथ को छोड़ के आते हैं। अगर आप मैथ में 4 से 5 नंबर ले आओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 50 में से आप स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आया। ये हमारा 2024 का पहला प्रैक्टिस सेट था जो हमने बनाया। 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर बताइए, और ये भी लिख देना कि जीके में इतना आया, साइंस में इतना है और मैथ में इतना है, जिससे आइडिया लगेगा आपका कौन सा सेक्शन वीक था, कौन सा बढ़िया था। बाकी नैवे मार्क जो अंकित बैच है उसको ज्वाइन कर लो, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक पूरा पढ़ाया गया है, उसको आप तैयार कर लो। जो हमने उसमें अंकित बुक दे रखी है वो तैयार कर लो, प्लस टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, जिससे आपका टाइम मैनेज होगा। अब एग्जाम में 30 मिनट में जो पहली बार स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा, अगर वो टेस्ट नहीं लगाएगा ऑनलाइन, तो 30 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 क्वेश्चन ही कर पाएगा। लेकिन जो पहले से 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा लेगा ऑनलाइन, तो उसको टाइम मैनेज करना आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा पहले करना है, और कैसे 30 मिनट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको कुछ अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी बुक की ज़रूरत है, ना ही किसी कोचिंग की ज़रूरत है। सिर्फ हमारा बैच कंप्लीट कर लीजिए, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर ऐप का लिंक है। दूसरा तरीका मैं आपको दे रहा हूँ 9559251198, ये मेरा नंबर है पर्सनल। इस नंबर पे फ़ोनपे भी चलता है, गूगल पे भी है, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है। तो जो बैच है उसका फ़ीस है 699 रुपये। 699 रुपये इसी नंबर पे पे करिए। किसी और से करवाना है तो भी करवाइए। करवाने के बाद व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नंबर बताइए, मैं आपको अपनी ऐप पे बैच में ऐड कर दूंगा। फर्स्ट आपको ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके मुझे पेमेंट करिए, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। बाकी डायरेक्ट आप ऐप पे भी जाके पेमेंट करिए, आपका बैच ओपन हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट? बहुत मेहनत लगता है एक प्रैक्टिस सेट बनाने में, क्वेश्चन कौन से रखने उसमें भी बहुत टाइम लगता है सेलेक्ट करने में, और इसके बाद पूरा सॉल्व भी कराया है, जीके और साइंस का भी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया है। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।